यूक्रेन की राजधानी कीव का मैदान स्क्वायर जो कि यहाँ का सिटी सेंटर भी है और ये आज़ादी का प्रतीक भी है। और जब से रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, ये एक युद्ध स्मारक भी बन गया है, क्योंकि मोर्चे पर जो हज़ारों या लाख के आसपास सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी याद में यहाँ पर एक जो मेमोरियल है वो भी बनाया गया है। युद्ध से ये देश जो है 3 साढ़े 3 सालों से गुजर रहा है और युद्ध की हमने बहुत बात की। आज हम बात करेंगे कीव में या यूक्रेन में ज़िंदगी की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ओलेना, जो कि यूक्रेन का जो दूतावास है दिल्ली में, उसमें तृतीय सचिव हैं और इत्तेफाक से यहाँ हमें मिल गई हैं, बल्कि हमारी फ़्लाइट में साथ आई और तब हमें पता चला कि ये यूक्रेन जा रही हैं। और तब हमने इनसे दरख्वास्त की कि आप हमसे हिंदी में एक बात कीजिए, तो हम ये बातचीत करेंगे कि आखिरकार। पहला ओलेना सवाल आपसे ये है कि 3.5 सालों से जो युद्ध चल रहा है, आप पहले भी यहाँ थी युद्ध के पहले, अब युद्ध के बाद भी जब शुरू हुआ तब से आ रही हैं, क्या बदलाव देखती हैं आप यहाँ के लोगों के जीवन में? सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं ये क्या कहना चाहती हूँ, बदलाव बहुत ज़्यादा हो गई है बिल्कुल। सबसे मतलब युद्ध की सबसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा शौक था लोगों को, मतलब वे भरोसा भी नहीं करते थे कि ऐसा संभव है, अभी भी संभव है 21 सदी में कि ये पॉसिबल है, लेकिन कि युद्ध हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल कि युद्ध हो जाए। लेकिन आप 3 साल बाद लोग अपनी सरल जीवन आगे जीने की कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश भी नहीं, मतलब भी पूरी हिम्मत भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी मेहनत करते हैं आगे जीने के लिए, आगे काम करने के लिए, इकोनॉमिक्स भी बढ़ाने के लिए, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, अपनी परिवारों की देखभाल करते हैं जी। जीवन, मतलब लोग अपना जीवन आगे जीते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात जो होती है यहाँ पे वो है एयर सायरन, और जब रूस की तरफ से हमला होता है, एयर सायरन यहाँ बजता है। हम थोड़ा इस तरफ से घूम के दिखाएं कि यहाँ पे सड़कों पे जो जीवन है वो सामान्य तौर पर चल रहा है, और जब भी एयर सायरन होता है उस समय की स्थिति क्या होती है, लोग कैसे बचाव के लिए शेल्टर में जाते हैं? सबसे पहले लोग मैप्स पे देखते हैं, यदि वे काम पर नहीं है या घर पे नहीं है, जहाँ पर शेल्टर है जो उनको अच्छी तरह से मालूम है, वो मैप पे देखते हैं कि उनके पास कौन सी सबसे नज़दीक शेल्टर होता है, या वे मेट्रो जाते हैं या किसी न किसी अंडरग्राउंड उसकी नज़दीक है तो वे उधर जाते हैं बचने के लिए। ऐसे होता है, मतलब जैसे कि आप मैप पे देखते हैं कि गाड़ी कहाँ लगा के कहाँ पार्क बिल्कुल, करें, बिल्कुल। और फिर किस तरीके से जो है वो कहाँ शेल्टर में जाएं। एक जो है फटीक, वॉर फटीक की बात होती है कि बहुत थकान हो गई है। आप देखती हैं थकान हो गई है या रेजिलियंस इतना ज़्यादा है लोगों का, ऐसा यूक्रेन के प्रति उनका जो प्रण है, देश के प्रति जो प्रेम है, वो इतना ज़्यादा है कि उनको लगता है कि नहीं, अभी अगर रूस जो है ऐसी शर्तों के साथ आ रहा है तो वॉर हमें जारी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो ये वाली बात थकावट के बारे में, हमें थकावट की कोई हक नहीं है, क्योंकि हाँ बिल्कुल वो नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है ये सारी स्थिति, यूथ, एयर सायरन्स, मिसाइल्स। लेकिन फिर भी हमें किसी थकावट की हक नहीं है, क्योंकि जब हम थक जाएंगे तो हम मर भी जाएंगे, मतलब हमारा किसी दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमें आगे अपनों का रक्षा करनी है, अपनी, बल्कि ज़मीन की नहीं, अपनी जीवन की रक्षा, अपने लोग की रक्षा करनी है, अपनी जनता की रक्षा करनी है, क्योंकि ये बस ज़मीन की बात नहीं, पैमाने टेरिटरीज की बात ही नहीं है, क्योंकि उस टेरिटरीज पे लोग जीते, यूक्रेनियंस जीते हैं, तो उनकी रक्षा ही करनी है। ये आपने बहुत अहम बात कही कि ये सिर्फ ज़मीन की बात नहीं है, जीवन की बात है, लोगों के जीवन की बात है, और यही यहाँ के लोगों को ताकत देती है। और शायद यही वजह है कि इतने लंबे समय से युद्ध में यूक्रेन टिका हुआ है। पहले ये माना जाता था कि यूक्रेन जो है वो शायद लंबा टाइम तक ना टिके, तो अब जब इतने लंबे समय तक टिक गया है यूक्रेन,
तो अब देखने में आता है कि जो वेस्ट के जो देश हैं, जो पहले से भी मदद करते रहे हैं, वो और ज़्यादा ताकत के साथ साथ आ रहे हैं और किसी ऐसी शर्त के सामने झुकने को तैयार नहीं है यूक्रेन, जो उसको लगता है कि उससे ज़मीन ले लेगा और ज़्यादा। कोई ऐसी शर्त के सामने लोग झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी देश है, हमारी ज़मीन है, हमारे लोग हैं जो उन ज़मीन पर जीते हैं। हम उन शर्तें कभी नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये हक की स्वीकार नहीं है, मतलब हक की शर्तें नहीं है। एक यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ पे क्या असर पड़ा है? आप जब यहाँ पे लोगों से मिलती होंगी, अभी आप इंडिया से आई हैं, लंबे समय से इंडिया में थी, अभी आप यहाँ रहेंगी कुछ दिनों, फिर वापस जाएंगी, तो आप जो यहाँ सोसाइटी से इंटरेक्ट करती हैं, क्योंकि आप इंडिया में रहती हैं, यहाँ आने पे क्या कॉन्ट्रास्ट फील होता है जब सोसाइटी से आप बात करती हैं? और किस तरह की बातें करते हैं आपसे? मतलब युद्ध के बारे में बात करते हैं, जीवन में क्या उनके चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, आपसे क्या पूछते हैं कि आप इंडिया में कैसे रह रहे हो, क्या कुछ बातचीत होती है? उनकी साइकोलॉजी के बारे में बताएं कि क्या उनको लगता है कि हाँ, मतलब कोई सोचते हैं कि हमें बाहर चले जाना चाहिए, या कई तो लोग जाने को मजबूर भी हुए हैं, दूसरे देशों में, पोलैंड में रह रहे हैं बहुत। तो ऐसी सोसाइटी में और फीलिंग है, या उनको लगता है नहीं यहीं रहना है और यहीं रह के टिक के जो है वो जवाब देना है? बात यह है कि लोग किसी भी आदत डाल सकते हैं, और इससे ज़्यादा मतलब इसी स्थिति, सॉरी, हाँ, कोई नहीं, मैं समझ गया कि ये जो स्थिति है वो बेशक उनको मुश्किलात आ रही हों, लेकिन वो जो जिनके घर तबाह हो गए अटैक्स में, वो कीव से दूर के लोगों के, उस इलाके के लोगों के जिधर युद्ध चल रहा है, तो वो मजबूरी में घर छोड़ कर गए। कुछ कीव आके रहने लगे और कुछ कीव के बाहर, मतलब यूक्रेन के बाहर भी चले गए। उनका, लेकिन जो यहाँ पे हैं वो ऐसे छोड़ देने को तैयार नहीं है कि हम घर छोड़ के चले जाएं। नहीं, बिल्कुल इस माहौल में तो रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये हमारी देश है, हमारी ज़मीन है, हमारी सबसे प्यारी ज़मीन है ये। हमारी पैदा हुई है यहाँ पर, हम बढ़ चुके हैं यहाँ पर, हमारी जीवन आगे हो रही है, हम काम करते हैं, मतलब ये अपना जो ज़मीन होता है वो सबसे प्यारा होता है ना। तो वो लोग जो चले गए, वो ज़्यादातर जो माँ होते हैं बच्चों के साथ। तो जैसे मैंने कहा, इस माहौल में बिल्कुल रहना बहुत ही मुश्किल होता है, और हमेशा परेशान करना अपने बच्चों के बारे में, अपनों के बारे में, तो बहुत ही मुश्किल होता है। ये वाली मतलब हमेशा तकलीफ़ होता है, तो इसीलिए बच्चों को बचाना भी ज़रूरी होती है, तो इसीलिए भी बाहर चलते हैं। यहाँ जो ये स्मारक बना है, यहाँ पे हज़ारों सैनिक जो हैं, जो शहीद हुए आपकी तरफ से लड़ते हुए, थोड़ा सा इस स्मारक के बारे में बताएं। जब लोग यहाँ आते हैं या आप आते हैं तो कितना भावनात्मक ये पहलू होता है? अच्छा, ये वाली जो स्मारक है, ये इसीलिए बनाया गया है कि उन लोगों के लिए मतलब ऐसे ही नॉर्मल ग्रेव्स नहीं होते हैं, तो वे लोग जो युद्ध की वजह से मार चुके हैं, तो उनको याद रखने के लिए उनको याद रखने के लिए उनके परिवार, उनके जो नज़दीकी जानने वाले जो दोस्त हैं, जी परिजन जो हैं, वो आते हैं यहाँ पर। वे आते हैं यहाँ पर उनकी याद करने के लिए, उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्मारक है, जो और लोगों को वो दिखाते हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए जो कीव में रहते हैं, जो कीव में आते हैं दूसरे यूक्रेन के शहरों से, और विदेशों के लिए जो यहाँ पर आते हैं यूक्रेन में। ये एक स्मारक है जो लोगों को दिखाते हैं ये वास्तव में क्या हो रहा है। ये
आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता की कीमत क्या होता है। तो इसीलिए हम ये सारे बकवास की शर्तें स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता, ये हमारे देश हमारे के खातिर जीवन, इन्होंने ये अपना हमारे जीवन जीवन न्यौछावर की किया है। कीमत है। बिल्कुल, जी। ये हमारी मूल्य है। तो इसीलिए हम अपनों का रक्षा आगे करेंगे। जी, तो हमारी तरफ से यूक्रेन के लोगों को शुभकामनाएँ, और हम तो चाहते हैं, भारत हमेशा से चाहता रहा है कि शांति जो है स्थापना हो दोनों देशों के बीच। चलते-चलते आपसे एक सवाल पूछूँगा कि आपने हिंदी कैसे सीखी, और हिंदी सीखने के बाद आप भारत में काम करती हैं, तो एक डिप्लोमेट के तौर पे, एक राजनयिक के तौर पे आपको कितनी आसानी होती है, कितनी सहूलियत होती है? मतलब जो कॉन्टेक्स्ट में एहसास करती हूँ भारत आने में, हुँ। तो हाँ, बिल्कुल भारत में जीवन बहुत बहुत अलग होता है। हुँ। भारत मेरी एक बहुत प्यारी देश है। मैं भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ भी, और इसलिए मैंने हिंदी को सीखा है। मैंने यूक्रेन में पढ़ाई किया है, यहाँ की विश्वविद्यालय में, हुँ, हुँ। शेवचेंको के नाम पर। तो जी, जब तो मैं आपने भारत जाने के पहले हिंदी पढ़ाई की थी कि भारत जाना है? जी, जी, ये नहीं कि आप भारत जाने से पहले मैंने सीखा है, मैंने और इस पढ़ाई वजह किया से है। भारत गई? जी, इसके बाद भारत गई, आगे पढ़ाई करने के लिए, और फिर दूसरी मौका मिला है काम करने के लिए, डिप्लोमेट होने के नाते। तो ये आपका डेडिकेशन दिखाता है, एक समर्पण दिखाता है कि आपने हिंदी भाषा सीखी क्योंकि आपको भारत जाके काम करना था, भारत जी। के लोगों के साथ संवाद करना था। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी एक बड़ी वजह है कि क्योंकि आप हिंदी में बात करती हैं, और हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, और इस मौके पर हमारी इनकी जो बात है हिंदी में हुई है, और यूक्रेन के लोगों के बारे में, यहाँ की चुनौतियों के बारे में हम पहली बार एक यूक्रेन की महिला से, एक यूक्रेन के डिप्लोमेट से, यूक्रेन की ज़मीन से, कीव से हिंदी में लेकर आ रहे हैं ये जानकारियाँ कि आखिरकार कैसे यूक्रेन के लोग 3.5 साल से लंबे समय से युद्ध के साये में जी रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी पूरी जी रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई थकान उनको महसूस नहीं हो रही युद्ध की वजह से। वो चाहते हैं कि शांति हो, अमन हो, लेकिन उनका जो समर्पण है देश के लिए वो काफ़ी मज़बूत है, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं। और ये भी बड़ी वजह है कि यहाँ जिस तरह के असंतोष की बात होती है वो तो नज़र नहीं आती। अव्वल इतना ज़रूर है कि यहाँ का जो यूथ है वो अपनी जो ताकत है वो अपने देश के साथ लगाकर टिका हुआ है, और तभी हज़ारों या लाखों, जो पूरे युद्ध में बात कर रहा हूँ, रूस की तरफ से भी डेथ हुई है, तो लाखों जान जाने के बाद भी युद्ध जारी है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो अपनी ज़मीन और अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, रूस जो है अपनी शर्तों को छोड़ना नहीं चाहता, और इसी जद्दोजहद में यहाँ के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।